गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएमसी के ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दिस इज मी बीना सिंह फ्रॉम वेरावली स्कूल। आज हमारे चर्चा का विषय है कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व। इसके बारे में हमने एक और बार चर्चा की थी और आज हम इसका पुनरावर्तन करेंगे ताकि कुछ डाउट रह ना जाए। वैसे भी परीक्षा नजदीक आने वाली है हमारी, तो टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट रहेगा तो आप इस सेशन के एंड में पूछिएगा। तो शुरू करते हैं और अच्छे से ध्यान लगा के आप सभी लोग सुनिए, ठीक है। तो आज का हमारे फर्स्ट घटक क्या है? कार्बन का भौतिक गुणधर्म, कार्बन की उपस्थिति, कार्बन के गुणधर्म में केलासीय रूप, अकेलासीय रूप। केलासीय रूप में हम तीन के बारे में चर्चा करेंगे, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। और अकेलासीय स्वरूप कल के लेक्चर में, साइंस के लेक्चर में दूसरे टीचर के द्वारा आपको रिवीजन करवाया जाएगा, जिसमें कोयला, कोक और बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो कार्बन का भौतिक गुणधर्म, उसे पहले कार्बन, यह कार्बन नाम आया कहाँ से? साइंस में बहुत सारे जो नाम होते हैं वह लैटिन या ग्रीक भाषा में होती है। लैटिन या ग्रीक भाषा से ही उनका नाम लेकर साइंटिफिक नेम बनाया जाता है। जैसे कि लैटिन भाषा में कार्बो, कार्बो का क्या अर्थ होता है? कोयला। तो यह कार्बो वर्ड से ही इन्होंने कार्बन नाम दिया था। तो ज्यादातर जो नाम होते हैं वह लैटिन तथा ग्रीक भाषा के द्वारा ही ओरिजिनेट होते हैं। ओरिजिनेट मतलब बनाए जाते हैं, जो साइंटिफिक नेम होते हैं। तो कार्बन जो है लैटिन भाषा कार्बो के द्वारा बनाया गया। तो इस बहुत सारे जो हमारे तत्व होते हैं प्रकृति में वह कार्बन के द्वारा ही बना हुआ होता है। इससे आगे चल के हम कार्बन के ऊपर ही एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम छोटे में इसकी चर्चा कर लेते हैं कि इसका भौतिक गुणधर्म क्या है। उससे पहले हम जानेंगे तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं। इसके बारे में भी हमने पहले किया था, तो वापस से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तत्व क्या होता है? हमें क्वेश्चन भी किया गया है, तत्व क्या है, तत्वों के विभिन्न प्रकार कौन से हैं। तत्व क्या होता है? केवल एक प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों को तत्व कहते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का परमाणु होगा और वो परमाणु क्या होगा? आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? तत्व का निर्माण करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन ले लो। हाइड्रोजन में दो ले लो, H और H। एच एच मिलके H2 बनेंगे, जिसे हम हाइड्रोजन कहेंगे। सोना, चांदी, कार्बन, ऐसे बहुत सारे जो प्रकृति में पाए जाते हैं वह किसके एग्जाम्पल होंगे? तत्व के एग्जाम्पल होंगे। उसके बाद में तत्व के अलावा सेकंड जो है इसमें है यौगिक। यौगिक वर्ड का भी यूज किया गया है। यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक बनता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाटर का। वाटर मतलब H2O। H2O में क्या है? 2:1, मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलके क्या करता है? पानी की संरचना करता है। तो पानी एक कुछ नहीं बल्कि यौगिक का ही उदाहरण है। ऐसे ही हम ले लेंगे NaCl, HCl। NaCl में सोडियम का 1 परमाणु और क्लोरीन का 1 परमाणु। HCl में हाइड्रोजन का 1 परमाणु और क्लोरीन का 1 परमाणु। तो इस तरीके से यौगिक का निर्माण होता है। तो तत्व क्या होता है? तत्व सिर्फ एक प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ होता है। यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक बनता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे, तत्व क्या है? तत्व क्या है? केवल एक प्रकार के परमाणु से बने पदार्थों को तत्व कहते हैं। तत्वों के विभिन्न प्रकार बता सकते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, सोना, चांदी। उसके बाद सेकंड एक क्वेश्चन पूछा गया है, किसी भी कार्बनिक पदार्थ को संपूर्ण ज्वलन होने पर अंततः क्या बचता है? अगर आप किसी कार्बनिक पदार्थ को पूरी तरीके से हीट करते हैं, मतलब गैस या बर्नर पर उसको जला रहे हैं, तो उसके बाद क्या बचता है?
फॉर एग्जाम्पल चावल रखा है, चावल पकने के लिए रखा है, उसके कुछ टाइम बाद आप लोग भूल गए, पक गया, पकने के बाद काफी टाइम तक वो रह गया, तो उसमें क्या होता है, नीचे पे देखोगे तो नीचे से पूरा चावल जलना शुरू हो जाता है और उसका क्या स्वरूप होता है, वह एकदम काला काला बचता है। तो अंततः क्या बचता है, काला पदार्थ बचता है, और वह काला पदार्थ और कुछ नहीं बल्कि क्या होता है, कार्बन ही होता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, कार्बन किस प्रकार का तत्व है, इस विषय में जानकारी दें। तो कार्बन क्या होता है, एक अधातु तत्व है। अधातु और धातु भी हमने पढ़ा है। धातु क्या होता है उसका गुणधर्म पढ़ा है, अधातु क्या होता है उसका गुणधर्म पढ़ा है। अधातु का क्या गुणधर्म होता है, अधातु भंगुर होते हैं, भंगुर मतलब आसानी से टूट जाते हैं। उसमें हीरा एक अपवाद है, अपवाद मतलब हीरा कठोर होता है लेकिन फिर भी वह एक अधातु है। अधातु में चमक नहीं होती है, अधातु को पीट कर उनकी चद्दर नहीं बनाई जा सकती, ना ही उनका तार बनाया जा सकता है। अधातु ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये सब अधातु का गुणधर्म होगा। तो कार्बन क्या है, कार्बन एक अधातु तत्व है। प्रकृति में कार्बन कौन कौन से यौगिकों के रूप में पाया जाता है, इसकी भी जानकारी हमने प्राप्त की है। उसके बाद में एक कृति दी गई है हम लोगों को कि एक वाष्पन पात्र है, उसमें हमने क्या किया है, थोड़ा सा दूध रखा है, दूध को जला दिया गया तो उसके वाष्पन पात्र में क्या बचता है, क्या बचता है, काले जो है पदार्थ बचते हैं जो कि कार्बन होता है। इसी तरह के तरीके से क्या बोला गया है, अलग अलग परख नलियों में चीनी, ऊन, सूखे पत्ते, बाल, कोई बीज, दाल, कागज, ऐसे थोड़े थोड़े नमूने लेना है और उन लोगों को परख नली में रखकर उसको उष्मा देना है और उष्मा देने पर क्या बदलाव आता है उसका प्रेक्षण लिखना है। तो क्या बचता है, अंततः उसमें बचने वाला पदार्थ क्या होता है, काला पदार्थ बचता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पदार्थ हमने गर्म किया है उसमें उसका एक महत्वपूर्ण तत्व और कुछ नहीं बल्कि कार्बन है। तो ये सारे पदार्थों में कार्बन पाया जाता है। अब कार्बन का भौतिक गुणधर्म जानेंगे। कार्बन का भौतिक गुणधर्म क्या है, उसे किसके द्वारा दर्शाते हैं, उसका परमाणु अंक, परमाणु द्रव्यमान एक्सेट्रा के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो कार्बन को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, सी लेटर के द्वारा उसे दर्शाया जाता है। उसका परमाणु अंक 6 है। परमाणु अंक क्या होता है, किसी भी तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं उसकी संख्या को हम परमाणु अंक कहते हैं। तो इसमें कितने प्रोटॉन है, कार्बन में 6 प्रोटॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन बोले जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, इसलिए इसका परमाणु अंक क्या होगा, 6 होगा। उसके बाद में इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 12। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या है, 2,4, मतलब इसकी बाह्यतम कक्षा में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यह अपना अष्टक पूरा करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। और यह कैसा तत्व होगा, अधातु तत्व होगा। अधातु तत्व है, इसके बारे में तो मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। फिर इसकी भौतिक अवस्था एक और बार जान लीजिए। कार्बन का प्रतीक है सी, परमाणु अंक 6, परमाणु द्रव्यमान 12, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2,4, संयोजकता 4 और अधातु तत्व है। तो परमाणु द्रव्यमान मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन धन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब इसके अंदर कितने प्रोटॉन है उसको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से जोड़ देंगे। तो इसलिए 6 धन 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसलिए इसका परमाणु द्रव्यमान 12 है। संयोजकता 4 है। 4 क्यों है, क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए यह 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन
दे भी सकता है। तो यह फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी हम लोगों को पूछा जा सकता है कि कार्बन का प्रतीक डैश है, तो आप लोगों को सी लिखना होगा। परमाणु अंक कितना है, डैश 6 आएगा। परमाणु द्रव्यमान डैश 12 आएगा। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण पूछा जाएगा तो 2,4। संयोजकता पूछा जाएगा तो 4। पूछा जाएगा कि कार्बन किस प्रकार का तत्व है, धातु या अधातु, तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा यह एक अधातु तत्व है। फिर क्या बोला गया है, प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बन यह तत्व स्वतंत्र अवस्था में अथवा यौगिकों के रूप में पाया जाता है। मतलब कार्बन तत्व जो है स्वतंत्र रूप में भी पाया जा सकता है या फिर यौगिक के रूप में भी पाया जा सकता है। यौगिक मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों को विशेष अनुपात या निश्चित अनुपात में मिलाने पर क्या होता है, यौगिक का निर्माण होता है। हमारे दैनिक जीवन में सुबह से लेकर रात तक जिन जिन वस्तुओं का हम यूज करते हैं उसकी सारणी बनाना है। उसमें धातुओं से बनी वस्तुएं, मिट्टी कांच की वस्तुएं, अन्य वस्तुएं, इन सब का 3 कॉलम दिया गया है। इन 3 कॉलमों में आप लोगों को कौन कौन सी वस्तुओं का यूज करते हो उस कॉलम के अंदर आप लोगों को उससे डालना होगा। फिर उसके बाद में नीचे क्वेश्चन पूछा गया है, यौगिक क्या है, यौगिक कैसे बनते हैं, इसका उदाहरण मैंने बताया और इसकी परिभाषा भी बताई। फिर नेक्स्ट है, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। अगर आप लोगों को कोई पूछेगा कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, तो कार्बनिक यौगिक किससे कहते हैं, वनस्पति तथा प्राणियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में पाए जाने वाले यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मीथेन ले लो, ग्लूकोज ले लो, फ्रुक्टोज ले लो। मीथेन का कार्बन केमिकल नेम क्या है, CH4, मतलब इसमें भी कार्बन पाया जा रहा है। ग्लूकोज ले लो एग्जाम्पल में, C6H12O6, जिसमें भी कार्बन पाया जा रहा है। इस तरीके से अगर हम प्रकृति में देखेंगे तो 10 लाख से भी अधिक जो पदार्थ हैं कार्बनिक यौगिक के रूप में मिलते हैं। मतलब उनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। तो कोई हमें कार्बनिक यौगिक की परिभाषा पूछेगा तो हम क्या कहेंगे, वनस्पतियों तथा प्राणियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में पाए जाने वाले यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यहाँ तक कि हमारा जो डीएनए और आरएनए होता है उसका भी एक प्रमुख तत्व क्या होता है, कार्बन है। तो जो हमारे अनुवांशिक गुणधर्म एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाते हैं उसमें भी जो एक महत्वपूर्ण तत्व है डीएनए और आरएनए का, कार्बन है। तो कार्बनिक यौगिक में महत्वपूर्ण तत्व क्या होगा, कार्बन होगा। अब अकार्बनिक यौगिक क्या होता है, अकार्बनिक यौगिक क्या होता है, जो खनिजों से पाए जाने वाले यौगिक हैं उन्हें हम कहेंगे अकार्बनिक यौगिक। खनिजों से पाए जाने वाले यौगिकों को हम क्या कहेंगे, अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो इस तरीके से कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक की परिभाषा याद रखना। उसके बाद में वैज्ञानिकों का परिचय में, एक जर्मन रासायनिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही अच्छी खोज की। उनकी खोज क्या थी बताती हूँ मैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि कार्बनिक यौगिक प्रकृति में ही पाए जाते हैं, मतलब उनकी निर्मित नहीं की जा सकती, मतलब वो प्राकृतिक रूप से ही मिलेंगे, अपने आप से नहीं बनते। लेकिन मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु से ही पाया जा सकता है। लेकिन वोलर वैज्ञानिक ने क्या बताया, अमोनियम साइनेट से अकार्बनिक यौगिक यूरिया बनाया। इससे साइंस की जगत में बहुत ही बड़ी खोज हुई। तो उन्होंने क्या बताया, जर्मन रासायनिक वैज्ञानिक ने, उन्होंने
अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक बनाया। तो अकार्बनिक यौगिक में उन्होंने क्या लिया था, अमोनियम साइनेट लिया था, और उससे उन्होंने किसकी रचना की, यूरिया की रचना की। तो इससे पहले लोगों को क्या लगता था कि अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक नहीं बनाया जा सकता है। कार्बनिक यौगिक क्या होता है, वह प्रकृति में ही पाया जाता है। तो जो वोलर थे, उन्होंने इससे एक बहुत ही विज्ञान को एक नई ही दिशा दी, इसलिए कार्बनिक रसायन शास्त्र का निर्माण किया, और जिसका नाम दिया गया कार्बनिक रसायन शास्त्र। उसका सूत्र, केमिकल फॉर्मूला भी दिया है। अमोनियम साइनेट को उष्मा दिए, उष्मा देने पर यूरिया का निर्माण हुआ। अमोनियम साइनेट को किसके द्वारा दर्शाते हैं, NH4 प्लस CNO माइनस के द्वारा, और इसको उष्मा दिए तो क्या बन गया, यूरिया, NH2CO NH2। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक ने बहुत ही एप्रिशिएबल काम किया है, बहुत ही नंदनीय काम किया है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, कार्बन की उपस्थिति। कार्बन की उपस्थिति मतलब कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है। कार्बन स्वतंत्र या यौगिक के रूप में पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में वह हीरे तथा ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में यौगिक के रूप में पाया जाता है। यौगिक में क्या क्या आया है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट। कार्बोनेट के उदाहरण के तौर पे क्या दिया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर, कैलामाइन। ये सारी चीजें हमने रोजमर्रा के जीवन में देखी है, उसका ही एग्जाम्पल दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, मतलब जो हम श्वास के द्वारा बाहर निकालते हैं। और कार्बोनेट का उदाहरण दिया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर, कैलामाइन। ईंधन, जीवाश्म ईंधन जिसे कहते हैं, पत्थर का कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। फिर तीसरा है कार्बनिक पोषक पदार्थ, मतलब जो हम लोग खाते पीते हैं उसमें भी कार्बन पाया जाता है। कार्बोज युक्त पदार्थ, प्रथिन युक्त पदार्थ, वसा युक्त पदार्थ, धागे, रुई, ऊन, रेशम, ये सारे धागों में भी कार्बन पाया जाता है। तो अगर हम लोगों को क्वेश्चन पूछा गया कि कार्बन की उपस्थिति के बारे में शॉर्ट नोट लिखिए, संक्षिप्त में उत्तर लिखिए, तो आप लोग क्या लिखोगे, प्रकृति में कार्बन स्वतंत्र अथवा यौगिकों के रूप में पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में हीरे और ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है, और संयुक्त अवस्था में ये चार उदाहरण लिख दोगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट के रूप में उदाहरणतः कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर, कैलामाइन। जीवाश्म ईंधन में पत्थर का कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, मिट्टी का तेल। कार्बनिक पोषक पदार्थ में कार्बोज पदार्थ, प्रथिन, वसायुक्त, विटामिन, मिनरल्स, सब कुछ डाल सकते हो। प्राकृतिक धागों में रुई, ऊन, रेशम। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंट कार्बन की अपरूपता। अब कार्बन की अपरूपता होता क्या है, प्रकृति में कुछ तत्व एक से अधिक रूप में पाए जाते हैं। इनके रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वह समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ये बात पे जरा ध्यान देना। उसका क्या होता है, भौतिक गुणधर्म भिन्न होता है, ठीक है, लेकिन रासायनिक गुणधर्म कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो इसकी परिभाषा जरूर पूछा जाता है पेपर में, कार्बन की अपरूपता की परिभाषा लिखिए। तो कार्बन की अपरूपता की परिभाषा क्या लिखोगे, प्रकृति में कुछ तत्व एक से अधिक रूपों में पाए जाते हैं। इनके रासायनिक गुणधर्म तो समान होते हैं, परंतु इनके भौतिक गुणधर्म जो होते हैं भिन्न होते हैं। तत्वों के इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, हम अपरूपता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है, पहला डायमंड, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा ग्रेफाइट।
तो क्या क्या दिया गया है, हीरा, फुलरीन और ग्रेफाइट, ऐसे 3 अपरूप हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए 3 अपरूपों के बारे में मैंने यहाँ पर डायग्राम में डाला है। तो अपरूपता की परिभाषा एकदम अच्छे से ध्यान में रखिए कि रासायनिक गुणधर्म समान होता है, लेकिन क्या भिन्न होता है, उसका भौतिक गुणधर्म भिन्न होता है। अब आप लोग सोचोगे भौतिक गुणधर्म मतलब क्या होता है। भौतिक गुणधर्म मतलब कलर, सुगंध, क्वथनांक, द्रवणांक, दिखने में वो उसका कैसा कलर है, उसकी सुगंध कैसी है, क्वथनांक और द्रवणांक, ये सब क्या होता है, उसका भौतिक गुणधर्म होता है। वह कठोर है दिखने में या फिर भंगुर है, ये सब उसका भौतिक गुणधर्म के अंदर आएगा। तो कार्बन की अपरूपता में उसका क्या सेम होता है, रासायनिक गुणधर्म समान होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन से निर्मित होने वाले पदार्थ लगभग समान होते हैं, लेकिन उसका भौतिक गुणधर्म, अपीयरेंस कैसा है, वह अलग अलग होगा। इसी को क्या कहते हैं, कार्बन की अपरूपता कहते हैं। उदाहरण हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, ऐसा भी हम दे सकते हैं। फिर इसके बाद हम क्या चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, हीरा। उससे पहले हीरा किसका एग्जाम्पल है, केलासीय स्वरूप का। अब केलासीय स्वरूप होता क्या है, केलासीय स्वरूप में परमाणु की रचना नियमित तथा निश्चित होती है, मतलब वह एक बराबर सीक्वेंस में अच्छे से नियम से अरेंज होते हैं। जैसे कि जब तक टीचर क्लासरूम में रहती है, बच्चे एकदम अच्छे से एक बेंच पे 2 अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही टीचर चली जाती है तो बच्चे इधर उधर घूमने लग जाते हैं, तो वो अनियमित रचना हो जाएगी। लेकिन एक जगह पर ही बच्चे बैठे हुए, एक के पीछे एक, और एक बेंच पे 2 बच्चे, तो वो क्या होगा, नियमित स्वरूप से बैठे हुए होंगे। तो केलासीय रूप क्या होगा, केलासीय रूप में स्थित जो परमाणु होते हैं वह कैसे होते हैं, नियमित तथा निश्चित रूप से होते हैं। इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही उच्च होता है। जिस तापमान पर वह ठोस से द्रव अवस्था में कन्वर्ट होता है उसे हम कहते हैं गलनांक, और जिस तापमान पर वह द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में कन्वर्ट होता है उसे हम कहते हैं क्वथनांक। तो इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत ही उच्च होता है। और इसके उदाहरण है केलासी रूप के हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन उसके उदाहरण के स्वरूप में दिया गया है। तो केलासी रूप क्या होता है, केलासी रूप में परमाणु की रचना नियमित तथा निश्चित होती है। इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत ही उच्च होता है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हीरे के बारे में पढ़ेंगे। हीरा क्या है, इसके भौतिक गुणधर्म क्या है, कहाँ कहाँ पाया जाता है और इसका क्या उपयोग है। ठीक है, तो हीरा कहाँ कहाँ पाया जाता है, गोवलकोंडा कर्नाटक में है, और पन्ना कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो यह कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। भारत की तरह दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बेल्जियम, रशिया, अमेरिका, इन देशों में भी हीरा पाया जाता है। अब हीरे की संरचना कैसी होती है, हीरे की संरचना में, जो हीरे में बताती हूँ यहाँ पे, ये एक कार्बन दिख रहा है, यह अन्य 4 कार्बन के द्वारा, बाकी 4 कार्बन दिख रहे हैं आप लोगों को, उसके द्वारा यह सहसंयोजकीय बंध बनाता है। अब आप पूछोगे सहसंयोजकीय बंध क्या होता है, सहसंयोजकीय बंध और कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। तो सहसंयोजकीय बंध की परिभाषा क्या है, जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा करते हैं
तब उनके बीच में बने हुए बंधन को सहसंयोजकीय बंध कहते हैं। सहसंयोजकीय बंध मतलब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी वो क्यों करते हैं? ताकि उनका अष्टक पूरा हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो यह कार्बन है वह अपना अष्टक पूरा करने के लिए अन्य 4 कार्बनों के द्वारा सहसंयोजकीय बंध का निर्माण करता है। क्यों करता है? ताकि वह अपना अष्टक पूरा कर सके। इसी तरीके से हर जगह उसने देखो क्या किया है, 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ में बंध का निर्माण किया है। और यह बंध और कोई बंध नहीं बल्कि सहसंयोजकीय बंध है। तो सहसंयोजकीय बंध का निर्माण क्यों किया उसने? ताकि वह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपना अष्टक पूर्ण कर सके। तो हीरे के किलास में कार्बन का प्रत्येक परमाणु सहसंयोजकीय बंध द्वारा अन्य 4 पड़ोसी कार्बन परमाणु से बंधा होता है। इसलिए यह कठोर होता है। क्यों कठोर होता है? क्योंकि यह अष्टक पूर्ण कर चुका है। इसमें इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते कि वह एक जगह से दूसरे जगह तक जाए। यह अपना अष्टक पूर्ण करके बैठा है, इसलिए इसके जो कार्बन के अणु है, जो परमाणु है, एक दूसरे से सहसंयोजकीय बंध द्वारा एकदम कठोरता से जुड़े हुए हैं। इसलिए यह एक कठोर पदार्थ है। और कैसे दिखेगा? चतुष्फलक, मतलब इसके 4 फलक रहेंगे और त्रिभुज की तरह त्रिमितीय रचना दर्शाएगा। चतुष्फलक त्रिमितीय रचना दर्शाता है। तो हीरा क्या है? एक पारदर्शी रत्न है। यह रासायनिक रूप से कार्बन का ही रूप है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजकीय बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। कार्बन परमाणु के बाहरी कक्ष में उपस्थित सभी चारों इलेक्ट्रॉन सहसंयोजकीय बंध में भाग ले लेते हैं तथा एक भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता है, क्योंकि वह सहसंयोजकीय बंध के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। अब इसका गुणधर्म क्या है? यह तेजस्वी शुद्ध हीरा प्राकृतिक में सबसे कठोर पदार्थ है। इसकी घनता दी गई है। इसकी घनता क्या है? 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। गलनांक मतलब 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पे यह गलता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में 800 डिग्री सेल्सियस पे जब हीरे को गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। यह किसी भी प्रकार के विलयकों में घुलता नहीं है। अम्ल और क्षारकों का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन न होने के कारण वह विद्युत धारा का कुचालक होता है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैज्ञानिक कारण लिखो क्यों हीरा विद्युत का कुचालक होता है, तो आप लोग क्या लिखोगे? इसमें प्रत्येक कार्बन का परमाणु अन्य 4 कार्बन के परमाणुओं के द्वारा सहसंयोजकीय बंध का निर्माण करता है, इसलिए वह स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है। इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन जो होता है स्वतंत्र नहीं होता है, इसलिए यह विद्युत धारा को एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जा पाता है, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। अब इसका उपयोग, हीरे का उपयोग सबसे ज्यादा तो अलंकार में किया जाता है। कांच काटने तथा चट्टानों में छिद्र बनाने के लिए भी जो उपकरण यूज में लाए जाते हैं उसमें हीरे का उपयोग किया जाता है। आंखों की शल्य चिकित्सा करने वाले उपकरणों में भी हीरे का उपयोग किया जाता है। हीरे के बुरादे का उपयोग क्या किया जाता है? दूसरे हीरो में चमक लाने के लिए किया जाता है। हीरो का उपयोग कृत्रिम उपग्रह तथा आकाशों में संरक्षण देने वाली खिड़कियां बनाने में किया जाता है। तो कहाँ कहाँ किया जाता है? क्योंकि कठोरता इसका मेन गुणधर्म है, तो उसी गुणधर्म का यूज करके क्या किया जाता है? पत्थर को काटने के लिए या फिर चट्टानों को छिद्र बनाने के लिए, कांच काटने के लिए जो उपकरण लगते हैं उसमें हीरा लगा हुआ होता है। आभूषण बनाने के लिए होता है। आंखों का ऑपरेशन करने वाले जो उपकरण होते हैं उसमें हीरे का यूज किया जाता है। और जो पॉलिशिंग के बाद
हीरे के बुरादे बचे हुए होते हैं, इसमें इसका उपयोग भी अन्य पदार्थों में चमक लाने के लिए किया जाता है। इसके बाद का गुणधर्म हमारा है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पढ़ेंगे हम। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट प्राकृतिक रूप से रशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और भारत में पाया जाता है। अगर कोई पूछे आप लोगों को ग्रेफाइट की खोज किसने की है, तो उसमें क्या लिखोगे? निकोलस जैक्स कांटी ने 1975 में ग्रेफाइट की खोज की। अब ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट काला, मृदु, भंगुर तथा चिकना होता है। मृदु मतलब एकदम नरम, भंगुर मतलब आसानी से टूट जाने वाला, चिकना और काले रूप में पाया जाता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण यह विद्युत का सुचालक होता है। इसके पहले हीरे में बताया था मैंने, हीरा कुचालक होता है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, लेकिन ग्रेफाइट में ऐसा नहीं होता है। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए यह विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट बहुत सारे विलयकों में घुलता नहीं है। अब इसकी रचना कैसी है? ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से इस प्रकार जुड़ा हुआ होता है कि इसकी षटकोणीय समतल संरचना होती है। अगर आप देखोगे तो यह 6 षटकोण जैसा दिख रहा है, तो इसकी कैसी रचना होती है? षटकोणीय। 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से ये क्या करता है? षटकोण का निर्माण करता है। तो इसलिए यह किसकी रचना कैसी होती है? षटकोणीय होती है। और यह बहुत सारे परतों के रूप में होता है। देखिए, एक परत, इसी तरीके से दूसरी परत, तीसरी परत। अगर हम इसमें दाब डालें तो यह परत एक दूसरे के ऊपर फिसलती है। इस एक एक परत को क्या कहा जाता है? ग्राफीन नाम से दर्शाया जाता है। ग्राफीन। तो हर एक एक परत को क्या कहा जाता है? ग्राफीन कहा जाता है। तो इसकी संरचना कैसे होती है? यह षटकोण का निर्माण करता है और यह परत दर परत होता है इस तरीके से, और इसका हर एक परत को क्या कहा जाता है? ग्राफीन नाम दिया जाता है। अब इसका गुणधर्म क्या है? यह मृदु, काला, भंगुर और चिकना होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण विद्युत का सुचालक होता है। इसे कागज पर लिखा जा सकता है। इसका घनत्व 1.9 से 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और क्या बोला गया है? यह अधिकांश विलयकों में घुलता नहीं है। तो बहुत सारे विलयकों में ये घुलनशील नहीं होता है। अब ग्रेफाइट का उपयोग क्या क्या है? ग्रेफाइट कहाँ कहाँ यूज में लाया जा सकता है? ग्रेफाइट, जैसे इसका पहला गुणधर्म ही बता रहा है कि ये कैसा होता है? चिकना होता है। तो चिकना होने के कारण ही इसका यूज, गुणधर्म पर ही उसका यूज किया जाता है। चिकना होने की वजह से क्या किया जाता है? इसका स्नेहक के रूप में यूज किया जाता है। स्नेहक मतलब किसी भी तरह सतह को चिकना बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कार्बन इलेक्ट्रोड बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। हमने इलेक्ट्रोड और कैथोड वगैरह पढ़ा था ना, कैथोड एनोड। तो उसी तरीके से कार्बन का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में, ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ बनाया जाता है? कार्बन इलेक्ट्रोड बनाने में भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। लिखने की पेंसिल में भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। रंग और पॉलिश में भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। अत्यधिक प्रकाश देने वाले आर्क लैंप में भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो अगर हम लोगों को कोई पूछेगा तो ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह विद्युत धारा प्रवाहित करता है, इसलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। यह काले कलर का होता है, इसलिए लिखने के लिए भी, पेंसिल में भी इसका उपयोग किया जाता है। रंग और पॉलिश में भी ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं।
अत्यधिक प्रकाश देने वाले आर्क लैंप में भी ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। तो यह हो गया ग्रेफाइट का उपयोग। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा फुलरीन। फुलरीन क्या है? फुलरीन में अणु बकी बॉल, बकी क्यूब्स के रूप में पाए जाते हैं। फुलरीन के एक अणु में लगभग 30 से लेकर 900 कार्बन के परमाणु होते हैं। मतलब ये कैसे बना हुआ होता है? यह बकी बॉल, बकी ट्यूब्स के रूप में पाए जाते हैं। इसमें अगर देखोगे आप लोग, कहीं कहीं पर 6 कार्बन एटम है और कहीं कहीं पर 5 कार्बन के एटम है। जैसे कि यहाँ देखिए आप लोग, सेंटर में इधर 6 और ये वाला कितना है? 5। तो कहीं पर 6, कहीं पर 5 कार्बन एटम मिलकर फुलरीन का निर्माण कर रहे हैं। तो फुलरीन जो है यह रिसेंट खोज की गई है। फुलरीन यह कार्बन का अपरूप प्रकृति में कम अनुपात में पाया जाता है। फुलरीन काजल में, तारों के बीच की जगहों में, बादलों में तथा भूगर्भ की रचना होते समय बीच की जगहों में पाया जाता है। बकमिंस्टर फुलरीन यह फुलरीन का पहला उदाहरण है। फुलरीन का पहला उदाहरण अगर आप लोगों को पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, तो आप लोग क्या लिखोगे? बकमिंस्टर फुलरीन का पहला उदाहरण है। अब यह किसके द्वारा खोज की गई थी? रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर नामक वास्तुशास्त्री द्वारा बताई गई गोलाकार गुंबज की रचना के आधार पर कार्बन के इस अपरूप का नाम फुलरीन रखा गया है। क्यों फुलरीन रखा गया है? रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर के द्वारा ही इसकी खोज की गई थी फुलरीन की, इसलिए इसका नाम फुलरीन रखा गया है। तो नाम आप लोग याद रखना, रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर, ये जो थे वास्तुशास्त्री थे, इन्होंने ही फुलरीन की खोज की और उनको सम्मान देने के लिए इसका नाम फुलरीन रखा गया। C60 फुलरीन के कार्बनी अपरूप की खोज के कारण 1996 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार हेराल्ड प्रोटो, रॉबर्ट कर्ल तथा रिचर्ड स्मॉली को प्रदान किया गया। तो जो भी अभी इसके बारे में बहुत सारे जो भौतिक गुणधर्म और इसके केमिकल गुणधर्म अभी तक बहुत सारी खोज किए जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इसमें खोज करने की वजह से क्या किया गया? नोबेल पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया। अभी भी इसके बारे में खोज जारी है। तो अब इसके कुछ गुणधर्म है। गुणधर्म क्या है? फुलरीन के अणु बकीबॉल, बकेट ट्यूब्स के रूप में पाए जाते हैं। इसमें 300 से 900 तक कार्बन के परमाणु होते हैं और फुलरीन जो होता है बहुत सारे कार्बनिक विलयकों में घुलनशील होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोबेंजीन। तो अगर आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक से पूछा जाएगा कि फुलरीन किस किस विलयकों में घुलता है, एग्जाम्पल दीजिए, तो आप क्या लिखोगे? कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोबेंजीन। इसके बाद में क्या दिया गया है कि इसका क्या उपयोग है? तो फुलरीन का उपयोग क्या होता है? विद्युत रोधी के रूप में किया जाता है। विद्युत रोधी मतलब विद्युत का प्रवाह रोकने के लिए। तो सबसे बड़ा इसका यूज कहाँ है? फुलरीन का उपयोग विद्युत रोधी में किया जाता है। दूसरा यूज किधर है? जल शुद्धिकरण में भी फुलरीन का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। अब आप पूछेंगे उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक मतलब वह रासायनिक प्रतिक्रिया में एक हिस्सा लेता है लेकिन वो उसका मेंबर नहीं होता है। मतलब वो सिर्फ रिएक्शन की गति को तीव्रता देता है। जब हम 10वीं में जाएंगे इसके बाद में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ज्यादा एलोबरेटली पढ़ेंगे उत्प्रेरक के बारे में। उत्प्रेरक क्या होता है? उसकी मौजूदगी से केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया बहुत तेजी से होती है। तो जो जल शुद्धिकरण का काम करते हैं तो उसमें फुलरीन का यूज करते हैं उत्प्रेरक के रूप में।
ताकि जल शुद्धिकरण की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी पूर्ण की जा सके। एक विशिष्ट तापमान पर फुलरीन अतिवाहकता का गुणधर्म दर्शाता है। अतिवाहकता का गुणधर्म क्या होता है? अतिवाहकता को सुपर कंडक्टिविटी इंग्लिश में कहा जाता है। ये भी आप आगे की कक्षाओं में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अतिवाहकता का गुणधर्म क्या होता है? बहुत ही कम तापमान पर विद्युत का प्रतिरोध 0 होता है, मतलब विद्युत प्रतिरोध होता ही नहीं है, बहुत ही कम 0 होता है, विद्युत प्रतिरोध कर ही नहीं पाता है वो। तो एक विशिष्ट तापमान पर फुलरीन अतिवाहकता का गुणधर्म प्रदर्शित करता है। तो इसके बारे में हमने क्या क्या यूज पढ़ा? फुलरीन का उपयोग विद्युत रोधी के रूप में किया जाता है। जल शुद्धिकरण में उत्प्रेरक के रूप में फुलरीन का उपयोग किया जाता है। और एक विशिष्ट तापमान पर फुलरीन जो है वह अतिवाहकता का गुणधर्म प्रदर्शित करता है। तो आज का टॉपिक इतना ही था। हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा है कार्बन की उपस्थिति कहाँ कहाँ पाई जाती है, उसका क्या गुणधर्म है, और उसके अपरूपों के बारे में पढ़ा है। और उसके कितने अपरूप पढ़े हमने? कैलाशीय रूप, अकेलाशीय रूप नेक्स्ट कल के जो लेक्चर होगा उसमें चर्चा करेंगे। कैलाशीय रूप में हमने एलॉबरेटली पढ़ा है। उसमें क्या पढ़ा? हीरा, हीरे का गुणधर्म, हीरे का यूज, फिर वैसे ही ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कैसे बनता है, उसकी संरचना कैसी है, उसका क्या गुणधर्म है, उसका क्या उपयोग है। फुलरीन, फुलरीन का क्या गुणधर्म है और उसका क्या उपयोग है। तो इसके बाद आप लोगों को गृह कार्य दिया जाएगा। हीरे एवं ग्रेफाइट में अंतर स्पष्ट कीजिए। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, इसका वैज्ञानिक कारण। फुलरीन के भौतिक गुणधर्म लिखिए। तो आज आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। मैम फुलरीन की परिभाषा क्या है? फुलरीन की परिभाषा यह है कि वह षटकोण तथा पेंटागन, मतलब 5 कार्बन तथा 6 कार्बन के द्वारा मिलकर जो संरचना होती है उससे क्या निर्मित होता है? फुलरीन निर्मित होता है। तो उसकी परिभाषा में यही लिखोगे। फुलरीन की परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, उस कैसे बनता है, उसकी संरचना कैसी है वो पूछा जाएगा आप लोगों के। तो आप लोग क्या लिखोगे? फुलरीन या कार्बन का अपरूप है जो 6 कार्बन तथा 5 कार्बन के द्वारा मिलकर बना हुआ होता है। और इसमें 3 से लेकर कितना 30 से लेकर 900 कार्बन के परमाणु होते हैं। थैंक यू मैम। वेलकम। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बेटा। टीचर कार्बन एक कुसूचक है ना टीचर? क्या बोल रहे हैं? टीचर कार्बन एक कुसूचालक है ना? कार्बन जो है वो अधातु है, जो कि अधातु का गुणधर्म क्या होता है? वह विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता है। लेकिन इसका अपवाद है। अपवाद मतलब एक्सेप्शन। इसका एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट क्या करता है? वह विद्युत का सुचालक का काम करता है। तो वह क्यों करता है? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बाकियों में नहीं पाए जाते हैं। ओके टीचर, थैंक यू टीचर। वेलकम। और गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बेटा। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, वैज्ञानिक कारण लिखिए। हाँ, तो इसका मैंने आप लोगों को उसका गुणधर्म से ही एक्सप्लेन किया था। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों है? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जब किसी भी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा तो वो यहाँ से वहां तक जाएगा। जब वह यहाँ से वहां जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से वहां लेकर जाएगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहां लेके जा रहा है, मतलब क्या करेगा? वह विद्युत धारा प्रवाहित करेगा। तो इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही वह विद्युत का सुचालक होता है और उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। फुलरीन के भौतिक गुणधर्म लिखिए।
तो फुलरीन के भौतिक गुणधर्म क्या है, पढ़ाया ना अपने आप लोगों को। फुलरीन का गुणधर्म क्या है, फुलरीन के अणु बकीबॉल बकी ट्यूब्स के रूप में पाए जाते हैं। इसमें 30 से लेकर 900 कार्बन के परमाणु होते हैं। यह बहुत सारे कार्बनिक विलयकों में घुल जाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोबेंजीन। सिर्फ इतना ही लिखना है। हीरा एवं ग्रेफाइट हीरे एवं ग्रेफाइट में अंतर स्पष्ट करो। तो हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया। तो इन दोनों में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है, उसके बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है। क्या अंतर लगा आपको? हीरा कठोर है और ग्रेफाइट क्या होता है, मजबूत। हाँ बोलिए। मिस वो ग्रेफाइट का निर्माण कौन से साइंटिस्ट ने किया था? ग्रेफाइट का निर्माण नहीं, उसकी खोज किसने की थी? निकोलस जैक्स कांटी ने की थी 1975 में। ओके मिस, थैंक। टीचर वेलकम। हाँ टीचर, अगर हम लोग को सुचालक और कुचालक के बारे में बोल दिए, मतलब कुचालक मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहता और सुचालक मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, उसको ऐसा मतलब उसको कहते हैं। सुचालक कुचालक की अगर हम लोगों को परिभाषा पूछा गया फॉर एग्जाम्पल, तो सुचालक मतलब क्या होता है? वह पदार्थ जो विद्युत धारा प्रवाहित करता है उसको हम लोग सुचालक बोलेंगे। और कुचालक मतलब जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसको कुचालक बोलेंगे। अच्छा टीचर, ठीक ठीक है, थैंक यू टीचर। है। हेलो टीचर, हाँ ग्रेफाइट की खोज 1795 हुआ था ना? क्या बोल रहे हैं? ग्रेफाइट की खोज 1795 हुआ था ना? हाँ आप 1995। 1795 ही आएगा। मैंने 1995 बोला तो गलती से बोला रहेगा। ओके टीचर। अच्छा ठीक है। तो आज कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व, हमने इसका अध्ययन किया। अब नेक्स्ट वापस से हम मिलेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।